हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की। तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें अपनी एक मैनुअल के साथ आती हैं जो ये बताती हैं कि चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, कैसे रखना है, उसका मेन पर्पस है क्या। उसी तरह हम हर एक्ट, हर लेजिस्लेशन अपने एक प्रीएम्बल के साथ आता है। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने वाली पहली चीज़ की, क्या होगी? प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल वर्ड कहाँ से आया? किसी के ऊपर आकर तो नहीं गिर गया था? अरे नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ये आया है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब तो है टू गो बिफोर, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सबको हम कवर करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये प्रीएम्बल है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सभी का कि प्रीएम्बल होता क्या है। तो अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह प्रीएम्बल किसी एक्ट, किसी भी लेजिस्लेशन के लिए उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस एक्ट के मेन पर्पस के बारे में उसकी फ़िलॉसफी, उसके यूजेस, उसके आइडियाज़ और एस्पिरेशन और उसके मेन प्रिंसिपल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। तो प्रीएम्बल ये सारी चीज़ करता है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि एक प्रीएम्बल एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, नक्शे जैसा होता है। तो अगर आप किसी भी एक्ट के प्रीएम्बल को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो एक्ट मेनली क्या बात करता है। तो चलिए अब हम अपने सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। लोगों ने कहा हमारे राइट्स क्या होंगे, लिबर्टीज़ क्या मिलेंगी। ये सारे आइडियाज़ और एक्सप्रेशन उस ड्राफ्ट में कंटेन थे। इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो इन्होंने प्रेजेंट किया 13 दिसंबर 1946 को। इसी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल अडॉप्ट कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो जब ये प्रीएम्बल बना उसे सिर्फ एक ही बार मॉडिफाई, उसे सिर्फ एक ही बार अमेंड किया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। आपको स्क्रीन पर रेड कलर के उसमें दिख रहे होंगे कलर में। तो वो वर्ड्स क्या थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब प्रीएम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। तो हमारे प्रीएम्बल की पहली लाइन क्या कहती है? आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। ये जो लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को इस्टेब्लिश करती है, पावर को इस्टेब्लिश करती है। तो ये जो लाइन है वी द पीपल ऑफ द इंडिया, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी एक्सटर्नल फोर्स ने, ये कोई आउटसाइडर पावर ने आकर नहीं बनाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों ने ही बनाया है। इंडिया के लोग ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हैं। कैसे? लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ द इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, उसके साइड में भी लिख सकते हो। तो इसके बाद प्रीएम्बल में दिखने वाले 5 वर्ड्स, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये नेचर को डिफ़ाइन करते हैं। वहीं इसके बाद दिखने वाले 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं। और 26 नवंबर 1949 ये जो डेट दी गई है ये बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रीएम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ गाइड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, उसके नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करती है। अब हम प्रीएम्बल के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड है
सोवरेन, जिसका मतलब ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने इंटरनल मैटर्स को मैनेज कर सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में एंटर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशलिस्ट, जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट थ्रू इंसर्ट किया गया है। अब हम जनरली सोशलिस्ट वर्ड को कम्युनिस्ट वर्ड से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट पर या तो वोली या फिर पोटेंशियल कंट्रोल होगा। पर प्रीएम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फ़िलॉसफी से इंस्पायर्ड है, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना। मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ों को सोसाइटी से ख़त्म करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेक्युलर। इसे भी इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। सेक्युलर का मतलब ये हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। बहुत सारे देशों में कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। बहुत सारे देशों में सेक्युलर वर्ड को एंटी रिलीजन्स या पोस्ट टू रिलीजन भी डिफ़ाइन किया गया है, जिसे फ्रांस में जहाँ पर पब्लिकली रिलीजन्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या फिर पर इंडिया में सेक्युलर वर्ड को पॉजिटिवली यूज्ड किया गया है। इंडिया हैज़ अ सेक्युलरिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, पर इंडिविजुअल्स फ्रीली किसी भी रिलीजन्स की प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं और अपने रिलीजन्स को इंस्टीट्यूट को मैनेज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ पीपल। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है डेमोक्रेसी यूज्ड किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट वो लोग की अथॉरिटी से बनेगी। द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया में वी हैव इनडायरेक्ट, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद एवरी सिटीज़न कैन राइट टू वोट। अब इंडिया के जो रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ये दोनों ही कंट्री को इलेक्टेड हेड हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपब्लिक। ये मोनार्की का ऑपोजिशन हुआ, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड ना कि नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी बाय सिलेक्टेड नहीं है। तो सुपर 30 में जो मूवी है उसमें डायलॉग था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और ये स्टेट की नॉट नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिपब्लिक। अब पॉसिबल प्रीएम्बल से रिलेटेड और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ बहुत ही आसानी से समझेंगे, पर इसके लिए एक और प्रोविज़न जानना ज़रूरी है, वो है आर्टिकल 368, जो बात करता है पार्लियामेंट की पावर। तो आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 368 इज़ अ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक अ अमेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पहला केस हम डिस्कस कर लेते हैं, बीरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, पर प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसलिए आर्टिकल 368 के थ्रू प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये कहा गया था कि बीरूबारी यूनियन ऑफ एक्सचेंज केस में की, पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट से एक गलती हो गई। उन्होंने ये पॉइंट नोटिस नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह प्रीएम्बल को भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया है। ये जो पॉइंट यहाँ पर मिस हुआ है ये ऑब्जर्व किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी पार्ट की तरह प्रीएम्बल को भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 में अपनी पावर को यूज़ करते हुए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के साथ प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकती है, ये कहा था केशवानंद भारती के केस में। तो री बीरूवारी के केस में क्या कहा गया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंड पॉइंट रह गया था। तो इस पॉइंट का रिलाई किया गया था केशवानंद भारती केस में, जिसमें ये कहा गया था कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। एक बात और, आर्टिकल 368 का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट प्रीएम्बल को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन उस पर बेसिक फीचर्स के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंड पर अब ये सोचेंगे आप लोग, ये सोचोगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो प्रीएम्बल 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, तो कैसे हुआ? तो 42nd अमेंडमेंट में जो 3 वर्ड ऐड किए गए थे वो प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, इसीलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में काम आने वाली वीडियो है। तो जो भी इसके बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।